हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये कॉर्पोरेट न्यूज़ या कॉर्पोरेट अपडेट एक प्रयास है आप सबको अपडेट रखने का, जो कि शेयर मार्केट में या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स घटित हो रहे हैं, उन सब से आपको अवगत कराने का एक प्रयास है हमारा। और आप लोग प्लीज़ इस प्रयास को सपोर्ट कीजिए। और मैं कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की नहीं, केवल आपके एक अंगूठे की दरख्वास्त करता हूं कि आप इस क्लिपिंग के ऊपर एक अंगूठा लगा जरूर लगा दीजिएगा। और अगर आप इसे सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, आज हमारे पास कुछ कॉर्पोरेट न्यूज़ हैं, और जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर है, और फिर हमारे पास डब्ल्यूटीसी ग्रुप को लेकर है, फिर हमारे पास ट्रम्प साहब को लेकर है, और हमारे पास जियो पॉलिटिकल न्यूज़ है नोटम को लेकर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जारी किया है। जैसे हम चलते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से चलेंगे, और हम नोटम वाले मामले यानी कि जियो पॉलिटिकल न्यूज़ पे सबसे लास्ट में आएंगे। सबसे पहले हम कॉर्पोरेट न्यूज़ को कवर करना शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट न्यूज़ में सबसे पहले मेरे पास जो आज की न्यूज़ है वो है बीजीआर एनर्जी को लेकर। अच्छा, बीजीआर एनर्जी में हुआ क्या है, ये कंपनी है क्या, पहले मैं बताता हूँ। कंपनी इंजीनियरिंग सेगमेंट की एक जमाने में बड़ी अच्छी कंपनी हुआ करती थी, जिसका शेयर प्राइस नियर अबाउट 900 के करीब हुआ करता था। कई साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। फिर कंपनी के ऊपर कुछ फ्रॉड के इल्जाम लगे, कंपनी लॉस मेकिंग हो गई, फ्रॉड के काफी इल्जाम लगे। कंपनी के बैंकर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने रिकमेंड किया फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है कि इसके अंदर ना पता लगाया जाता है कि फ्रॉड हुआ था या नहीं हुआ था। कंपनी का शेयर प्राइस जो 40 पे हुआ करता था अभी 6 महीने पहले तक, वो अचानक से 150 पहुंच चुका था। अब 150 से गिर गिर के ये लगभग 100 के करीब आ चुका था। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया ने अनाउंस किया है कि हम लोगों ने अपनी फॉरेंसिक ऑडिट कंप्लीट कर दी है, और हम ये कह सकते हैं कि कंपनी में कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ था। ये इस शेयर के ऊपर हमने इसके फंडामेंटल या इसके एनालिसिस पहले भी अपने मेंबर को शेयर किए थे। वो मेंबर जो कि हमसे फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर सीखते हैं, ये कंपनी पहले भी हम लोगों ने अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस की हुई थी। अगर आप भी फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे ही सीखना चाहते हैं किसी कंपनी का, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आप शेयर मार्केट का हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, या फिर हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर मेंबरशिप सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम फंडामेंटल एनालिसिस आपको सिखाते हैं कि किसी भी कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी को ढूंढने कैसे कैसे ढूंढा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बीजीआर एनर्जी के जो भी इन्वेस्टर होंगे उनके लिए एक बेहतरीन न्यूज़ है कि कंपनी में कोई भी फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि भाई फ्रॉड का इल्जाम लगना बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होती है किसी भी कंपनी को लेके। अगेन, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन इस शेयर को लेकर नहीं है भाई। अपनी कभी भी शेयर को बाय करना हो, सेल करना हो, किसी प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिस्ट की रिकमेंडेशन के बेसिस पर करना, ऐसे मत करना, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद हम आते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ है मेरी वॉल स्ट्रीट को लेकर, और जिसमें कि अगेन झटका लगा है। नेस्डेक, डाउ जोन्स सब गिर गए हैं, 500 पॉइंट स्लिप हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है फार्मा के ऊपर टैरिफ लगाएगा। कितना टैरिफ लगाएगा? 100% के टैरिफ लगाएगा। यार ये क्या कहें इसको, मतलब समझ ही नहीं आता। मतलब कई बार बंदा ही नहीं समझ आ रहा कि रोज रोज क्या क्या घटनाओं को अंजाम दे देता है ये। फिलहाल अब हुआ क्या, आप सुनिएगा। क्या ये पॉसिबल है कि अमेरिका में इमीडिएटली दवाइयां बननी शुरू हो जाएं? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? अमेरिका का 70% दवाइयां जो है ना वो भारत से जाती हैं, और अमेरिका ऐसे दवाइयां नहीं खरीदता कि आपने बना दी क्रोसिन और पैरासीटामोल और उसने खरीद ली। नहीं भाई साहब, वहां यूएस एफडीए एक संस्था है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखती है, और वर्ल्ड में सबसे खतरनाक, जैसे स्ट्रिंजेंट, मुश्किल वाले ऑडिट जो होते हैं वो करती है। अगर आप फार्मा कंपनियों को फॉलो करते हो, तो हमारी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के ऊपर, और जैसे वॉकहार्ड फार्मा जैसी कंपनियों के ऊपर, गैलेक्सी फार्मा, मतलब बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट में क्वेश्चन मार्क आते हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के शेयर सीधा आसमान से जमीन पर आकर गिरते हैं। ठीक है, तो जब इतनी सख्त नॉर्म्स वाली कंपनी, एक रेगुलेटर बैठा हुआ है, आपको लगता है कि कोई यूएस का बिजनेसमैन इस तरीके के बिजनेस में जाना चाहेगा? मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात, अगर आपने आज डिसाइड किया कि चलो भाई हमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलनी है यूएस के अंदर, तो फिर
क्या होगा, कम से कम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दवाइयों की खोलने में, मेडिसिन की खोलने में आपको 5 या 6 साल का वक्त चाहिए। तो फिर अब ट्रंप ने टैरिफ लगा रहा है 100%, उसका फायदा क्या होगा? जो पैरासीटामोल वहां $200 की मिलती है, मान लीजिए वो $400 की हो जाएगी, तो नुकसान किसका है? वहां के लोगों का ही। भाई बीमार वही है, दवाइयां उन्हें ही खानी है, अपने बाप का क्या जाता है, खुद ही भुगतेंगे। तो मुझे लगता है सद्बुद्धि ईश्वर उसे जरूर देगा। वो मतलब हमेशा यूं ही करता है कि पहले अनाउंस करता है, फिर वापस लेता है, फिर अनाउंस करता है, फिर वापस लेता है, तो वो यही चलता रहेगा, बस ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मजे ले रहा है बंदा पूरे संसार से और कुछ नहीं है। चलो जी, अगली न्यूज पे आते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर अब पहले मैं इतिहास बता दूं, जेएसडब्ल्यू स्टील ने भूषण स्टील एंड पावर को टेक ओवर किया था, 2017 की एक घटना थी। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस टेक ओवर को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया और भूषण स्टील एंड पावर को कह दिया कि लिक्विडेशन में भेज दो। अब ये बड़ी अजीब घटना हुई और जहां पर जेएसडब्ल्यू स्टील की काफी बदनामी भी हुई। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्हें पूरा संसार बड़ी इज्जत की निगाहों से देखता है, सज्जान जिंदल, उनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स लगे कि ऐसा कैसे हो गया, कंपनी ने अपने कमिटमेंट पूरे क्यों नहीं किए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिव्यू पिटीशन फाइल की जा रही है। अब ये रिव्यू पिटीशन के अंदर जेएसडब्ल्यू स्टील ने जो पिटीशन फाइल कर रहा है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी ना अपनी अथॉरिटी को थोड़ा एक्सेसिव चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट इतना एक्सेस जाना नहीं चाहिए था। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया जब ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ने किसी एसेट को जब्त कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अगर किसी एसेट को जब्त कर लिया तो वो एसेट सरकार की हो गई। तो जेएसडब्ल्यू स्टील उस एसेट को टेक ओवर कैसे कर सकता है? द आंसर इज कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर सेक्शन 32 कैपिटल ए इसीलिए तो बनाया गया था कि एसेट को टेक ओवर किया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पे पंगा डाला है कि नहीं जी सब कुछ, हालांकि और भी पॉइंट है कुछ कि जेएसडब्ल्यू ने अपने कुछ वादे पूरे नहीं किए, कुछ वादे आधे अधूरे रखे, ये भी और भी पॉइंट है, बट वन ऑफ द मेन पॉइंट वाज कि जेएसडब्ल्यू स्टील के पास जो प्रॉपर्टियां हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की होनी चाहिए थी, वो जेएसडब्ल्यू स्टील कैसे लेके चला गया है। मुझे लगता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर को थोड़ा एक्सेसिव यूज कर लिया है, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून है सेक्शन 32 कैपिटल ए आईबीसी के अंदर, जिसमें लिखा गया है कि भैया अगर आप किसी कंपनी को, इंसॉल्वेंट कंपनी को टेक ओवर करते हो तो उसकी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई भी केस चल रहे होंगे तो माफ हो जाएंगे। ये बात सेक्शन 32 कैपिटल ए ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी डेफिनेटली ये बात देखी होगी, परंतु फिर भी उन्होंने जो जजमेंट पास किया वो शायद एक्सेसिव अथॉरिटी का है। बट देखते हैं, अब रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा रही है और मुझे लगता है ये जो झटका लगा है सज्जान जिंदल ग्रुप को और उनकी कंपनी को, ये जल्दी ओवरकम कर लेंगे उस झटके से और सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन को जरूर एक्सेप्ट करेगा। गवर्नमेंट का भी पक्ष सुना जाएगा, गवर्नमेंट अमेंडमेंट का रीजन बताएगी कि क्या अमेंडमेंट है, क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट इफेक्टिव ना हुई तो देश में जितनी भी इंसॉल्वेंट कंपनियां टेक ओवर की जा रही हैं वो सारी की सारी रुक जाएंगी। फिर तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडी ने अटैच किया है प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ ₹2348 करोड़ ऑफ डब्ल्यूटीसी ग्रुप। डब्ल्यूटीसी ग्रुप क्या है भाई साहब? ये रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी है एक, जो कि कई सारे प्रोजेक्ट दिल्ली में, नोएडा में, फरीदाबाद में और चंडीगढ़ के अंदर लॉन्च करके बैठी है। इनके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं और इन शहरों में इसने लॉन्च किए हुए हैं और इन्होंने कई अराउंड मोर देन 1000 करोड़ शायद इन्वेस्टर से रेस किया है, बट सारा का सारा पैसा डाइवर्जन ऑफ फंड में लग गया है। लालच के लिए पूरे संसार की जो संपत्ति है ना वो कम बढ़ती है। ऐसे हमारे बिजनेसमैन, अभी जेनसोल का भी केस हुआ, वो भी आज डिस्कस होगा। डब्ल्यूटीसी, मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे कानून अभी भी ढीले हैं। अगर ये यूएस के अंदर होते ये लोग तो भाई साहब यूएस का कानून कहता है कि इनको सड़क पे ले आते, इनके घर बार सब बेच देते। इन्होंने पब्लिक का नुकसान कैसे किया है? हमारे देश के कानून अभी भी इन लोगों के प्रति ढीले हैं। ये लोग देश की झंड भी कर रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं देश की, और ये बच के भी निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गिरवी रखवाते हैं कंपनी की एसेट, एंड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और इनकी पर्सनल एसेट पे कोई आंच नहीं आती, जिसकी वजह से तो भारत सरकार को कोई ऐसा प्रावधान जरूर करना चाहिए कि पहले ही दिन उठा के इन्हें जेल में डाल दो नॉन अवेलेबल ऑफेंस के लिए, और इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, एक पर्सनल प्रॉपर्टी और क्या इनके रिश्तेदारों तक की पर्सनल प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो, तभी सुधरेंगे, वरना देश की बेइज्जती हो रही है ऐसे। चलिए खैर
आगे बढ़ते हैं तो WTC ग्रुप रियल एस्टेट का ग्रुप है जिसकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया है और बहुत बड़ा छापा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डाला है, क्योंकि जो इन्वेस्टर से पैसा उठाया था, कंपनियों में आया था, वो सारा पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लिया गया है। बिल्कुल सेम घटना कहाँ हुई है? जेंसॉल में। जेंसॉल क्या था? बस वही अभी हमने जिसकी चर्चा की कुछ दिन पहले भी, यहां पर भी क्या हुआ था? बिल्कुल जेंसॉल इंजीनियरिंग या ब्लू स्मार्ट जो ऑटो टैक्सी चली थी, वहां पे भी तो यही हुआ था भाई। पैसा उठाया इन्वेस्टर से और उठा के कैमिलिया, गुड़गांव में DLF का प्रोजेक्ट है कैमिलिया, जहां 100 करोड़ का एक फ्लाइट आता है, वो परचेज कर लिया। क्या बदतमीजी हो रही है ये। बट ये बच के निकल जाते हैं लोग। तभी मैंने कहा ना, देश का कानून यहाँ पर सख्त होने की बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे फ्रॉड के अगेंस्ट। मुझे लगता है कि निर्मला ताई छोड़ेगी तो नहीं इन्हें। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जेंसॉल इंजीनियरिंग के खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने प्रॉब शुरू कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जब भी किसी कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो कंपनीज एक्ट में करता है, और उस इन्वेस्टिगेशन का वन ऑफ द मेन सेक्शन होता है सेक्शन 210 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पहले देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कह दो या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कह दो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर देखेगी कि कहां कहां पर कंपनी के अफेयर्स में या कंपनी के अकाउंट्स के अंदर गड़बड़ियां पाई गई, और ताकि अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, जिसके खिलाफ फिर कंपनीज एक्ट में ही सेक्शन 224 के अंदर प्रोसिक्यूशन यानी कि आपराधिक मामला इनके खिलाफ बनेगा और कार्रवाई शुरू होगी। लंबी प्रोसेस है। होना क्या चाहिए? इमीडिएटली इन्हें बंद कर देना चाहिए पहले आपराधिक मामले के अंदर, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर इनकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर लेना चाहिए, इनके रिलेटिव की भी, क्योंकि इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो फिर भी जब्त में हो जाएंगी शायद लेटर ऑन, बट इनके जो रिलेटिव के नाम ट्रांसफर हो चुके हैं उनको भी जब्त करना चाहिए। बट लंबा मामला है, देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आज की डेट में हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज। अब हम आते हैं अपनी जियोपॉलिटिकल न्यूज के लिए। मुझे लग रहा है पाकिस्तान को थप्पड़ पड़ने का टाइम आ गया है। कैसे? क्योंकि इंडिया ने नोटाम इशू कर दिया है फॉर द लार्ज स्केल एयर एक्सरसाइज। अब नोटाम क्या होता है पहले ये समझो। देखो, कोई भी देश अगर कोई अपनी एयर एक्सरसाइज कर रहा है या नेवल एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर एक सर्टेन एरिया में रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि यहां से कोई विमान ना आए, कोई भी फाइटर प्लेन, कोई भी और जहाज, कमर्शियल प्लेन वगैरह यहाँ पर इस एरिया में ना आए, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे। लाइव फायर ड्रिल्स होंगी, बम छोड़ के देखे जाएंगे कि हाँ जी क्या हमारे सब कुछ सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं। तो भारत सरकार ने नोटम जारी कर दिया कि हम पाकिस्तान बॉर्डर के पास में यहाँ पर अब एक ड्रिल करने वाले हैं। अगले 2 दिन तक ये ड्रिल चलेगी। मुझे लगता है बस इसी ड्रिल के अंदर अंदर ही पाकिस्तान को थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाएगा, पक्की बात है। वो भी शायद मान के ही खड़ा है कि हाँ अब पड़ने की बारी आ गई है, अब ये समय आ गया है। और उचित भी है वैसे तो कि एक लगाई देना चाहिए भाई, क्योंकि देखो ऐसा है, कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से मानते नहीं। ना ये बालाकोट जैसे और स्ट्राइक से सुधरेंगे, ना कुछ ऐसी चीजों से सुधरेंगे जब तक इनके घर में इनके ऊपर अटैक नहीं होंगे। इन्हें दर्द महसूस नहीं होगा कि किसी को मारने पे कैसा दर्द होता है। और आपको एक बात बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। देखो, पाकिस्तान जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होती है ना, वहां पे प्रोविंस होते हैं। प्रोविंस जैसे वहां पे पंजाब सबसे बड़ा प्रांत है, मतलब जब बंटवारा हुआ था 60% पंजाब बोले गए थे, 40% हमारे पास था, तो 60% पंजाब उनके पास है। उसके बाद वहां सिंध, फिर उसके बाद बलूचिस्तान जो एरिया वाइज वहां का सबसे बड़ा एरिया प्रोविंस है। फिर वहां पर उसके बाद आपके पास आता है खैबर पख्तूनवा, और फिर कश्मीर का मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह जिसे वो कहते हैं। अब सारे सूबे अलग होना चाह रहे हैं सिवाय पंजाब के पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पूरी जो पाकिस्तान की हुकूमत है, पूरे का पूरा जो मंत्री है, वो लगभग सभी के सभी मंत्री पंजाब पाकिस्तान से हैं। आर्मी के जितने बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनका पंजाबी पाकिस्तानी होना जरूरी होता है। अगर आप सिंधी हो, बलूची हो या फिर खैबर पख्तूनवा के पठान हो तो फिर आपको कोई वहां पे पोस्ट वगैरह नहीं मिलती है खास। अब इसी को लेकर सिंध में अलग बगावत चल रही है, इसी को लेकर खैबर पख्तूनवा में अलग बगावत चल रही है, बलूचिस्तान आप जानते ही हैं। ये समय आ गया है कि इन देशों को, मतलब इन प्रोविंस को अलग अलग देश घोषित करवा ही दिया जाए। जैसे एक बांग्लादेश घोषित करवाया था, वैसे ही अब घोषित करवा ही दिया जाए। वो समय आ ही चुका है, क्योंकि या तो ये सुधर रहा होता, सुधर रहा नहीं है। ये वो कुत्ते की पूंछ है जिसकी दुम सीधी नहीं हो सकती, तो इसलिए अब इस दुम को काट ही देना चाहिए। अब ये समय आ गया है और शायद हमारे
टॉप अथॉरिटी ने भी डिसीजन ले लिया है एंड लग तो इससे यही रहा है, बट अगेन देखते हैं, क्योंकि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमसे कई गुना ज़्यादा समझदार हैं और कब कैसे थप्पड़ मारना है पाकिस्तान को ये अच्छी तरह से जानती हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले 1-2 दिन तक क्या होता है। बट फिलहाल आप ये सोचते होंगे कि सर ऐसे समय में शेयर मार्केट में क्या होगा, कैसे उथल पुथल होगा, वो आने वाले समय में देखेंगे। बट फिलहाल आज मैंने अपने मेंबर्स को, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, उनको स्ट्रेटेजी अपनी शेयर की है कि मैं कैसे करने वाला हूं या मुझे क्या लगता है कि मैं क्या करूंगा। अगेन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूं वहां पर मेंबर्स में, मैं केवल एक ही चीज बताता हूं, वो है नॉलेज शेयरिंग, कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो कैसे करना चाहिए, वो सिचुएशन हो तो कैसे करना चाहिए। हम कोई टारगेट वाले चीजें करते हैं, ना कोई बाइंग सेलिंग करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह लेनी चाहिए। हम कोई ऐसी सजेशन देने का काम उस चैनल पे नहीं करते, हम केवल आपको एजुकेट करते हैं कि हर सिचुएशन में कैसे करना चाहिए और फंडामेंटल शेयर्स कैसे ढूंढे जाने चाहिए। अगर आप अगेन उस चैनल के मेंबर बनने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा या हमारे उस यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन ऑप्शन का भी लिंक मिल जाएगा। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी कॉर्पोरेट न्यूज के साथ दोबारा अगले दिन। फिलहाल कल हम पॉलीकैब इंडस्ट्री, जो कि भारत की वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी है, उसने आज रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। पॉलीकैब इंडस्ट्रीज के शेयर के ऊपर या उसके फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। अगेन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, ओनली ज्ञान, नथिंग एल्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।